नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना था, कंडीशनिंग के कारण जब रेस्पॉन्सेस होते हैं, अनुकूलन के कारण जब अनुक्रियाएं होती हैं, तो वह कहलाता है अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव ने वहां पर स्पष्ट किया था कि किसी भी प्राणी को जब एक स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए तो उससे उसके स्वभाव के अनुसार प्राकृतिक रूप से अनुक्रिया होती है। ठीक, यहां कोई नई बात नहीं है, लेकिन पावलोव ने क्या सिद्ध कर दिया कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को युग्मित करके साथ में दिया जाए और ऐसा बार बार किया जाए तो जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी, ऐसी ही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। और इस अनुक्रिया का जो संबंध स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हुआ, इसे ही पावलोव ने कहा अनुबंधन कंडीशनिंग। कहा कि जो अनुक्रिया हो रही है अब यहां पर अनुबंधन के कारण हो रही है, इस स्वाभाविक उद्दीपक के कारण नहीं हो रही है। तो दोस्तों, पूरे प्रयोग के द्वारा हमने सारी बातों को ठीक से समझा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अनुबंधन को, कंडीशनिंग को स्पष्ट किया था। आज उसी से जुड़ा हुआ आगे का टॉपिक हम चर्चा करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि पावलोव ने कंडीशनिंग के लिए, अनुबंधन के लिए जो स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात यूसीएस, अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस, दोनों को जो देता है अनुक्रिया करवाने के लिए, उसके साथ दोनों के बीच जो अंतर होता है, समय का जो गैप होता है, उसके कारण अनुबंधन प्रभावित होता है और उसी के हिसाब से अनुबंधन बन जाता है। तो कंडीशनिंग के लिए सीएस और यूसीएस दोनों किस प्रकार अनुक्रियाओं को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार सीएस और यूसीएस के कारण अनुबंधन प्रभावित होता है, इसके निर्धारक होते हैं क्या, अनुबंधन के निर्धारक क्या होते हैं, सीएस और यूसीएस। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार सीएस और यूसीएस, कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधन को प्रभावित करते हैं, अनुबंधन के साथ उनका संबंध होता है या फिर अनुबंधन को वो निर्धारित करते हैं। तो अनुबंधन के निर्धारक, डिटरमाइनर्स ऑफ कंडीशनिंग के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन के निर्धारक, डिटरमाइनर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। यहां पर पहली चीज क्या है दोस्तों, अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल। अनुबंधित का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल को लेके समझें तो अनुबंधित क्या था, वहां पर भोजन था, अनुबंधित यूसीएस और घंटी क्या थी, ये अनुबंधित था अर्थात कंडीशनड स्टिमुलस था। दोनों के बीच जो अंतराल है, जो समय का जो गैप है, उस गैप के आधार पर अनुबंधन प्रभावित होता है या उससे अनुबंधन का निर्धारण होता है। तो उसको हम जानेंगे कि कैसे सीएस और यूसीएस के बीच में जो गैप है उसके चलते अनुबंधन किस प्रकार का बनता है, कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों, यहां पर 4 तरह का अनुबंधन बनता है जो सीएस और यूसीएस के बीच के समय के कारण बनता है या जिसका बनना सीएस और यूसीएस के बीच के समय के कारण होता है। तो इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल है, दोनों के बीच जो टाइमिंग का गैप है, उसको लेकर 4 तरह का अनुबंधन है। देखिए, पहला अनुबंधन साथियों, सहकालिक अनुबंधन। कौन सा, सहकालिक। सहकालिक अनुबंधन का मतलब हो गया जब सीएस और यूसीएस दोनों साथ में दिए जाएं। क्या हो, सीएस और यूसीएस साथ में दिए जाएं। आप सीएस और यूसीएस समझ रहे हैं ना, मैंने कई बार समझाया है। सीएस हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है जैसे भोजन। सीएस क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है या फिर अनुबंधित उद्दीपक है जैसे घंटी। तो सीएस और यूसीएस, भोजन और घंटी जब साथ में दिए जाएं तो जो अनुबंधन होगा वह अनुबंधन कहलाएगा सहकालिक अनुबंधन। तो हम क्या कहेंगे यहां पर,
यहां पर CS व UCS, CS व UCS दोनों साथ में दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? दोनों साथ में दिए जा रहे हैं। इसके चलते जो अनुबंधन हुआ वह कहलाएगा हमारा सहकालिक अनुबंधन। दूसरा अनुबंधन कौन सा होता है? दूसरा अनुबंधन है दोस्तों विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन में क्या होता है? विलंबित अनुबंधन में पहले CS दिया जाता है और CS के पश्चात या CS के बाद UCS दिया जाता है। तो इस प्रकार पहले CS दिया जाए फिर UCS दिया जाए, अर्थात पहले घंटी बजाई जाए फिर भोजन दिया जाए, तो इससे जो अनुबंधन होगा, इससे जो कंडीशनिंग होगी उसे कहा जाता है विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। तीसरा होता है दोस्तों अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। अवशेष अनुबंधन में क्या होता है? अवशेष अनुबंधन में अनुबंधन की समाप्ति के बाद, किसकी समाप्ति के बाद? कंडीशनिंग या अनुबंधन की समाप्ति के बाद CS दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CS, कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है। अनुबंधन हुआ, वो समाप्त हो गया, फिर उसको CS दिया गया, तो ये कहलाता है अवशेष अनुबंधन। ठीक। चौथा होता है दोस्तों पश्चगामी अनुबंधन। पश्चगामी, बैकवर्ड कंडीशनिंग। पश्चगामी अनुबंधन किस स्थिति में होता है? जब पहले UCS दिया जाए और UCS के बाद CS दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो अनुबंधन होगा वह होगा पश्चगामी अनुबंधन। एक बार फिर से समझते हैं। CS और UCS दोनों को साथ में युग्मित करके दिया जाता है। इसके परिणाम से जो अनुक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कंडीशनिंग या अनुबंधित अनुक्रिया। दोनों के बीच जो समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल के आधार पर या उसके अनुसार या उसके द्वारा या उसके कारण जो अनुबंधन होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला कौन सा दोस्तों? पहला है सहकालिक अनुबंधन, दूसरा विलंबित अनुबंधन, तीसरा अवशेष अनुबंधन और चौथा पश्चगामी अनुबंधन। अब ये चारों कैसे होते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, ये हमें बताए क्यों जा रहे हैं? इसलिए बताए जा रहे हैं दोस्तों कि जब हम अनुबंधन की प्रक्रिया को सीख जाएंगे, कंडीशनिंग को समझ जाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाने के दौरान जब कक्षों में कंडीशनिंग के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चों को सिखाने के दौरान जब अनुकूलित अनुबंधन प्रक्रिया के सिद्धांत को अपना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि CS और UCS के बीच में जो अंतराल होगा, उस अंतराल से बच्चों के साथ होने वाला या बच्चों पर होने वाला अनुबंधन कैसा होगा, कौन सा अच्छा होगा, हम उसको अप्लाई करेंगे। जो तुलनात्मक कम होगा या नहीं होगा उसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसीलिए चारों प्रकार के अनुबंधनों को हम यहां पर समझ रहे हैं। देखते हैं जो सहकालिक अनुबंधन होता है, इस सहकालिक अनुबंधन के बाद जो अनुक्रिया होती हैं वह अनुक्रिया सामान्य होती हैं। कैसी होती दोस्तों? सामान्य होती हैं। इसीलिए इससे जो अनुबंधन हुआ वह अनुबंधन सामान्य अनुबंधन कहलाता है, ज्यादा विशेष अनुबंधन नहीं होता। आगे बात करें दूसरा विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन में क्या है? पहले CS दिया गया है और उसके बाद में UCS दिया गया है। तो इससे जो अनुबंधन होगा वह अनुबंधन सबसे बढ़िया होता है। कौन सा होता है? सबसे बढ़िया, श्रेष्ठ या फिर अच्छा अनुबंधन इसको माना जाता है, सबसे अच्छा इसको माना जाता है। तीसरे की बात करें अवशेष अनुबंधन। यहां पर क्या हो रहा है? अनुबंधन की समाप्ति हो गई और उसकी समाप्ति के बाद CS दिया जा रहा है। तो समाप्ति के बाद CS दिया जा रहा है, तो इससे जो अनुबंधन होगा इसको भी सामान्य माना गया है, सामान्य अनुबंधन माना गया है। तीसरे की बात करें पश्चगामी अनुबंधन। यहां पश्चगामी अनुबंधन में क्या हो रहा है? UCS के बाद CS दिया जा रहा है। किसके बाद? UCS के बाद CS दिया जा रहा है। तो क्योंकि UCS के बाद में CS दिया जा रहा है, पहले UCS दिया गया, UCS से जो अनुक्रिया होनी है वो हो गई, अब CS का कोई रोल ही नहीं बचता। पहले भोजन दिया जाता तो भोजन से कुत्ते में लार आ जाती, अब उसके बाद घंटी बजाओ चाहे ड्रम बजाओ क्या फर्क पड़ना है,
कोई फर्क नहीं पड़ना ना। इसीलिए अगर पहले ही यूसीएस दे दिया, पहले ही स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया, तो अब उसके बाद सीएस की अस्वाभाविक उद्दीपक का कोई रोल नहीं रहता है। इसीलिए इस वाला जो अनुबंधन होता है, पश्चगामी अनुबंधन होता है, यह बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, या इससे अनुबंधन ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। तो चारों प्रकार के जो अनुबंधन हैं, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन कौन सा वाला होता है, सबसे अच्छा अनुबंधन कौन सा वाला होता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। अब आप देखो पावलोव पे चलते हैं। पावलोव ने जो अप्लाई किया था वो कौन सा वाला था? पावलोव ने यही अप्लाई किया था। पहले उसने सीएस दिया और सीएस के बाद उसने यूसीएस दिया। दोनों के बीच कुछ सेकंड का ही फासला था, लगभग 5 सेकंड। पहले उसने घंटी बजाई और 5 सेकंड बाद भोजन दिया, घंटी बजाई 5 सेकंड बाद भोजन दिया। तो पहले सीएस, उसके बाद यूसीएस, दोनों के बीच समय अंतराल बहुत थोड़ा सा। इससे जो अनुबंधन हुआ उसे हमने कह दिया विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो गया दोस्तों? सीएस के बाद यूसीएस देने वाला, अर्थात विलंबित अनुबंधन। जो सहकालिक अनुबंधन है उसमें भी सामान्य अनुबंधन होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इतना प्रभावशाली नहीं होता। अवशेष अनुबंधन में भी सामान्य होता है, बहुत प्रभावशाली नहीं होता। और जो आपका पश्चगामी अनुबंधन है उसमें सबसे कमजोर अनुबंधन होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा अनुबंधन किसमें होगा, तो आंसर होगा विलंबित अनुबंधन। किसमें अनुबंधन होने की संभावना न के बराबर होती है, तो आंसर होगा आपका पश्चगामी अनुबंधन। कौन से अनुबंधन है जहां पर सामान्य अनुबंधन होता है, सामान्य कंडीशनिंग होती है, तो आंसर होगा आपका सहकालिक और अवशेष अनुबंधन। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अनुबंधन के निर्धारक का, अनुबंधित अनुक्रियाओं की तीव्रता। किसकी तीव्रता? अनुबंधित अनुक्रियाओं की तीव्रता। देखिए दोस्तों, अनुबंधित अनुक्रियाओं की तीव्रता की बात करें तो यहां पर अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता की बात करें तो क्या हो जाएंगे? ये सीएस हो जाएंगे, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस जितनी तीव्रता से दिए जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से अनुबंधन होगा। सीएस जितना प्रभावशाली होगा, जितना तीव्र होगा, जितना संबंधित होगा अनुक्रिया के साथ, उतना ही अच्छा अनुबंधन होगा, उतनी ही अच्छी अनुक्रिया होगी। तो क्या ध्यान रखना है? सीएस जो है अनुबंधित उद्दीपकों की जो तीव्रता है, ये सीएस क्या करता है? सीएस की तीव्रता से अनुबंधन प्रभावित होता है। अनुबंधन प्रभावित होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हमें बहुत अच्छा अनुबंधन करना है, बहुत अच्छी कंडीशनिंग करनी है, तो क्या ध्यान रहे? ये ध्यान रहे कि अनुबंधन जो है वो बहुत ठीक से हो। इसके लिए सीएस, कंडीशनड स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो बहुत तेजी से होना चाहिए, उसमें तीव्रता होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। तो अनुबंधित उद्दीपकों को 2 प्रकार का माना गया है। एक है हमारा पहला प्रवृत्त्यात्मक और दूसरा है विमुखी। जो प्रवृत्त्यात्मक होता है, एप्टीट्यूड जो होता है, प्रवृत्त्यात्मक सीएस ऐसा उद्दीपक होता है जो जिससे व्यक्ति को या प्राणी को जिस पर अनुबंधन किया जा रहा है, जिसके साथ उसको अप्लाई किया जा रहा है, उसके स्वभाव में स्वतः ही बदलाव आते हैं, संतोष मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उस अनुबंधन से उसको परेशानी नहीं होती है। जो व्यक्ति की या प्राणी की प्रवृत्ति के अनुसार होता है, ऐसे उद्दीपक को कहा जाता है प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक। जैसे भोजन को देकर लार आना, ये हमारी प्रवृत्ति में है और इससा होने से संतोष मिलता है, बुरा नहीं लगता, ठीक है, और इससे स्वतः या स्वाभाविक रूप से अनुबंधन स्थापित होता है। तो ऐसे उद्दीपक को कहा जाता है दोस्तों प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक। इसके साथ दूसरा है विमुखी उद्दीपक। देखो विमुखी उद्दीपक का मतलब क्या होता है? विमुखी मतलब अपोजिट, जिससे हमें अच्छा नहीं लगे, संतोष की प्राप्ति नहीं हो, और जिस उद्दीपक को जो प्राणी के साथ अप्लाई किया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगे, ऐसे सीएस को कहा जाता है विमुखी उद्दीपक। जैसे तेज ध्वनि
एक उद्दीपक हो सकता है, कड़वा स्वाद एक उद्दीपक हो सकता है, डरावने वाली ध्वनि एक उद्दीपक हो सकता है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, तेज ध्वनि, डरावने वाली ध्वनि, कड़वा। ये तीनों जो उद्दीपक हैं, इन तीनों उद्दीपकों को अगर किसी प्राणी को दिया जाएगा तो उसमें संतोष नहीं होगा, क्या होगा? असंतोष होगा, खुशी नहीं मिलेगी, उसको परेशानी होगी, कष्ट होगी, पीड़ा होगी। इसके चलते जो प्राणी होता है, जो बालक होता है, या फिर कोई भी जीव जिस पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं अनुबंधन के लिए, उसमें अवॉइडेंस बनता है, पलायन की प्रवृत्ति बनती है, पलायन की प्रवृत्ति बनती है और वो इस अनुबंधन से भागना शुरू कर देता है, इसको पसंद नहीं करता है। तो 2 तरह के CS हो गए, 2 तरह के उद्दीपक हो गए। पहला, जिससे हमें अच्छा लगता है, संतोष मिलता है और स्वतः अनुबंधन हो जाता है, उसे हम कहेंगे प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधन। और दूसरा, जिसके कारण व्यक्ति को या प्राणी को बुरा लगता है, असंतोष होता है, पलायन हो जाता है, उससे वो विमुख हो जाता है अनुबंधन से, उसे कहेंगे विमुखी अनुबंधन और विमुखी स्टिमुलस या उद्दीपक। ध्यान रहेगा आपको। देखो एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे पावलोव ने जो प्रयोग किया, पावलोव के प्रयोग में क्या है? पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया। तो यहां पर कुत्ते को अच्छा लग रहा है, घंटी बजने के बाद भोजन मिल रहा है, लेकिन भोजन मिल तो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रवृत्ति का हिस्सा है, अच्छा लगा उसको। लेकिन एक प्रयोग किया है वाटसन ने, अभी समझाऊंगा मैं आगे आपको। वाटसन ने भी इस क्लासिकल कंडीशनिंग के ही पर बेस्ड एक प्रयोग किया है। वहां पर उनका बच्चा है, उस बच्चे को वो एक डरावने खिलौने से डराते हैं। बच्चा जो ही खिलौने को टच करता है, डरावनी ध्वनि निकलती है और बच्चा ऐसा बार बार करता है। अब बच्चे में कंडीशनिंग हो जाती है कि इस तरह के खिलौने को कभी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा करने से डरावनी ध्वनि निकलती है। तो यहां पर जो वाटसन ने जिस उद्दीपक का प्रयोग किया वह विमुखी उद्दीपक है, पावलोव ने जिस उद्दीपक का प्रयोग किया वह प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक है। मैं व्यवहार में समझाता हूं आपको। आपने कई बार देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब मां का स्तनपान करते हैं, तो कुछ बच्चे एक एज निकल जाने के बाद भी मां का स्तनपान करते रहते हैं, छोड़ते नहीं, रोते हैं उसके लिए। तो मां क्या करती हैं? नीम के पत्तों को पीस के और स्तन पे उसको लगा देती हैं। अब जो ही बच्चा स्तनपान करना शुरू करता है, उसको कड़वा लगता है, तो तुरंत वो छोड़ देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करता है। अब उसमें क्या कंडीशनिंग हो जाती है कि यह कड़वा स्वाद देने वाली चीज है, अब मुझे इसको नहीं पीना, मुझे इसको टच नहीं करना। इस प्रकार उसको कड़वा एहसास हो गया, जिसके चलते वह आगे चल के उस क्रिया से दूर हो जाता है, उसमें कंडीशनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हम व्यवहार में बच्चों को कभी जब उद्दीपक दे रहे हों अनुबंधन के लिए, तो ध्यान रखें, कोशिश रहे कि उद्दीपक कैसा हो, उद्दीपक प्रवृत्त्यात्मक हो, जिससे स्वाभाविक अनुबंधन बने। उद्दीपक विमुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विमुखी उद्दीपक अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे या फिर हमारे खुद के साथ अप्लाई करेंगे तो उससे पलायन की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, ये कुछ निर्धारक थे, डिटरमाइनर्स थे, जो अनुबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं या अनुबंधन इनके द्वारा स्थापित होता है, उनको हमने डिस्कशन किया। आइए आगे चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम कुछ ऐसी प्रक्रियाओं की बात करेंगे, ऐसी प्रमुख अधिगम प्रक्रियाओं की बात करेंगे जो कंडीशनिंग के साथ संबंधित होती है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं सारी थ्योरी को। हम यहां पर समझ क्या रहे हैं? हम यहां पर समझ रहे हैं कि कंडीशनिंग के कारण सीखा जाता है, अनुकूलन के कारण अनुक्रियाएं होती हैं। बच्चों को पढ़ाने के दौरान हम अनुकूलन बना दें, कंडीशनिंग बना दें, अनुबंधन बना दें और उसके कारण उसके द्वारा बच्चे अनुक्रियाएं करने लगें, सीखने लगें, तो यह है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत। जैसे स्कूल में जो ही घंटी बजती है, सबसे पहले घंटी बजते ही तुरंत बच्चे ऑटोमेटिकली प्रार्थना सभा पर पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिकली लाइन बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली सारी प्रक्रियाओं को फटाफट समय के साथ पूरा कर लेते हैं। ऐसा पहले दिन तो नहीं हुआ। शुरू में बच्चों से कहा गया कि जब भी घंटी लगे आपको यहां पर आना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार कहा गया। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे तुरंत आने लगे। फिर उनसे कहा गया कि जो ही यहां आना है आपको लाइन बनानी है। तो ऐसा बार बार करते करते क्या हो गया, आगे चल के कुछ समय बाद बच्चों में कंडीशनिंग हो गई कि जो ही घंटी बजती है, पहली वाली सुबह वाली घंटी, तुरंत ऑटोमेटिकली वहां आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रार्थना के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, बिना कहे ऐसा होने लगता है। क्या हो गया? कंडीशनिंग हो गई। विद्यालय में ही जो अंतिम घंटी बजती है, जो ही अंतिम घंटी बजती है, तुरंत पहले शुरू में जब बच्चे आए थे उनसे कहा गया कि भाई अब आज की पढ़ाई खत्म हो गई, अपने बैग्स बंद करो,
और अब आपको घर जाना है, छुट्टी हो गई। शुरू में कहा गया, एक दो बार कहा गया, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के कंडीशनिंग होगी। जो ही अंतिम घंटी बजेगी, अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि छुट्टी हो गई, आपको बैग बंद करना है। जो ही घंटी बजेगी बच्चे ऑटोमेटिकली बैग को बंद करेंगे और तुरंत घर के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या हुआ? कंडीशनिंग हो गई। क्या हो गया? कंडीशनिंग हो गई। जब लिखते हैं तो लिखने के दौरान शुरू में बहुत ध्यान से एक एक लेटर को लिखना पड़ता है, अंगुलियों को देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन लिखते 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 कंडीशनिंग हो गई। अब आप देख सामने रहे, लिख नीचे रहे, दैट इज कंडीशनिंग। तो ऐसे लगातार हम स्कूल में सीखने के दौरान कंडीशनिंग का उपयोग करते रहते हैं दोस्तों। इसलिए कंडीशनिंग से जुड़े हुए सारे तथ्यों को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पावलोव की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम पावलोव की थ्योरी तो सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पावलोव ने इसको सिद्ध किया था। पावलोव की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? पावलोव की थ्योरी में जो कंटेंट दिया है, जो सिद्धांत दिए हैं, जो नियम दिए हैं, जो बिंदु दिए हैं, उसके आधार पर हम कक्षों में कैसे अनुबंधन के साथ बच्चों को सिखाएंगे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं आजकल दोस्तों। और वही मुश्किल होती है, क्योंकि जो थ्योरी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया वो तो हम तुरंत सोल्व कर लेते हैं, लेकिन समस्या कहां आती है? जब उससे संबंधित अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना होता है, अनुप्रयोग से संबंधित जब क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर हमें दिक्कत हो जाती है। तो एक बार देखिए, यहां पर है साथियों कि जब हम अनुबंधन के द्वारा अधिगम करवा रहे हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं अधिगम के दौरान। पहली प्रक्रिया है विलोपन या विलीनीकरण। विलोपन या विलीनीकरण, एक्सटिंक्शन। देखिए, विलोपन या विलीनीकरण का मतलब क्या होता है, पहले समझो आप। किसका विलोपन, किसका विलीनीकरण? अनुबंधन का विलोपन या अनुबंधन का विलीनीकरण। अनुबंधन हमने क्या किया? बनाया, लेकिन अगर वह समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है विलोपन या विलीनीकरण। अब यह समाप्त कब होगा, खत्म कब होगा? जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से हमने अनुबंधन बनाया था, अगर वह प्रक्रिया पूरी तरह से कृत्रिम हो जाए, अस्वाभाविक हो जाए, तो फिर उसके कारण होने वाला अनुबंधन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लगातार कुत्ते को भोजन दिया गया, घंटी के साथ भोजन दिया गया, तब जाके उसमें कंडीशनिंग हुई। लेकिन अगर आगे चल के केवल घंटी बजाई जाए, भोजन दिया ही नहीं जाए, तो आगे चल के लार आएगी क्या? कुत्ता भी समझदार है यार, समझ जाएगा कि सिर्फ घंटी बजाते हैं, भोजन तो देते नहीं है, तो बजने दो घंटी, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब बार बार केवल कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए, CS ही दिया जाए, UCS नहीं दिया जाए, तो आगे चल के अनुबंधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसका विलीनीकरण हो जाता है, वो विलोपित हो जाती है। तो सीखने के दौरान बच्चों को कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हो, तो अब आप जब CS दे रहे हो, उसके साथ UCS भी देना है। केवल CS ही देंगे लगातार, तो आगे चल के बच्चों में कंडीशनिंग समाप्त हो जाएगी। एक बार देखते हैं, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक CS ही प्रस्तुत किया जाए, तो अनुबंधित अनुक्रिया जो CR है वो समाप्त हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। सीखने सिखाने के दौरान ये प्रक्रियाएं बच्चों में दिखती हैं, नजर आती हैं। ये बिंदु अनुबंधन के दौरान कक्षों में महत्व रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरी कौन सी प्रक्रिया है? स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति क्या होती है? विलोपन के कुछ समय पश्चात अनुबंधित अनुक्रिया पुनः होते हुए पाई गई है। विलोपन के बाद अनुबंधित अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त नहीं होती और काफी समय बीत जाने के बाद सीखी हुई अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के प्रति पुनः घटित होने लगती है। देखो, स्वतः पुनः प्राप्ति का मतलब क्या हो गया कि एक बार अगर हमने कंडीशनिंग के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा किसी अनुक्रिया को शुरू करवा दिया, ठीक, अब उसके बाद अगर मान लीजिए बीच में विलोपन भी हो गया, पुनः जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वापस से वही अनुक्रिया होने लगती है। इसे कहा जाता है स्वतः पुनः प्राप्ति। देखो कैसे एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में आने से डर लगता है, और उसमें ऐसी कंडीशनिंग हो कि जो ही स्कूल का नाम लेता है, उसके पेरेंट्स स्कूल का नाम लेते हैं, वह रोने लगता है, डरने लगता है, बोलने लगता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, बहाने बनाने लगता है।
ऐसा करते 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 लगातार कंडीशनिंग हो गई। अब आपने क्या करा, अब आपने उसको थोड़े दिनों एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए स्कूल भेजने से मना करते, ठीक है तेरे को स्कूल नहीं जाना, आराम से घर पे रहे। तो धीरे 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 क्या हो गया, वो घर पे रहने लग गया। 5-6-7 दिन निकल गए, तो जो उसका स्कूल के नाम सुनते ही प्रॉब्लम होना था वो कंडीशनिंग समाप्त हो गई। अब कुछ दिनों बाद जो ही आपने वापस से कहा कि भाई अब स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने का नाम लेते ही जो विलोपन हो गया था कंडीशनिंग का पुनः शुरू हो जाता है, वापस ऐसा होने लगता है, क्योंकि पहले उसमें एक बार अनुबंधन हो चुका था। तो ये क्या कहता है पुनः प्राप्ति, कि एक बार किसी चीज के साथ, किसी प्रक्रिया के साथ, अधिगम के कंटेंट के साथ अगर हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और उसके बाद उसका विलोपन भी हो जाता है, तो भी पुनः वापस से वो प्राप्ति हो जाती है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक बार जो हम किसी चीज को सीख लेते हैं वह हमारे मस्तिष्क से कभी भी डिलीट नहीं होती है। क्या होता है, हमारे कॉन्शियस से वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और जब भी कभी ऐसी स्थिति पुनः बनती है तो अनकॉन्शियस से निकल के कॉन्शियस में आ जाती हैं और हमें वापस से सारी बात एज इट इज याद आने लगती है, हम समझने लगते। इसे कहा जाता है पुनः प्राप्ति। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये क्या होता है, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने को सामान्यीकरण कहते हैं। इसमें सीखी गई अनुक्रिया एक एक उद्दीपक से प्राप्त होती हैं, मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों से भी उसी प्रकार की अनुक्रिया का होना कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। देखिए सिंपल समझो बच्चे, पहले पावलो से आप समझिए। पावलो ने घंटी और भोजन, घंटी और भोजन, तो घंटी क्या है, घंटी है आपका CS। घंटी के साथ, घंटी के स्थान पर अगर वह घंटी से मिलती जुलती किसी दूसरी ध्वनि को देता है, पहले दिन घंटी, फिर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी ध्वनि, फिर तीसरे दिन तीसरी ध्वनि, ऐसे 3-4-5 तरह की ध्वनियों को देता है और फिर भोजन देता है, ऐसा लगातार चलता है, तो कुत्ते में क्या समझ बन जाएगी कि ऐसी ध्वनि, मिलती जुलती ध्वनि जो घंटी से रिलेटेड है, ऐसी ध्वनि कभी भी सुनाई दे उसके बाद भोजन आना है। तो यहां पर क्या हो गया, जो मूल उद्दीपक था घंटी, मूल उद्दीपक जो घंटी था उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक दिए गए, उससे भी अनुक्रिया होने लगी। इसे कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, कि उद्दीपक सामान्य हो गया। देखो व्यवहार में समझो आप, जैसे गर्मी के दिनों में जो ही बाहर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनाई देती है, तुरंत घंटी सुनते ही बच्चे में अनुक्रिया शुरू हो जाती है। वो टटोलता है कि किसको मनाऊं, पापा, मम्मी, दादी, दादा, कौन है जो मेरी बात को मानने वाला है। तुरंत दादा के पास जाएगा और बोलेगा 2 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, क्यों दे दो। जो ही उसने घंटी सुनी, तुरंत घंटी सुनते ही बच्चे के दिमाग में आइसक्रीम वाला बाहर आया है और मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो घंटी से ही बच्चे में अनुक्रिया हो गई, वो दादा को मनाने चला गया और उसका काम भी हो गया। अब जो घंटी बजाकर आइसक्रीम वाला उस गली में बेचने आता था, वह किसी दूसरी गली में जाने लग गया और दूसरी अन्य आइसक्रीम वाला वहां पर आने लग गया। अब जो ये आइसक्रीम वाला है, इसके पास घंटी नहीं, इसके पास वो हॉर्न है, पौ 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 बजाता है। अब पौ पौ जो बजाता है उसको बच्चे ने देखा ये क्या चीज है, नहीं। अब उसको सुन के बच्चे में, यहां पर देखो पहले दिन क्या हो गया, उसको सुन के यहां पर वो दादा को मनाने नहीं जाएगा, आइसक्रीम उसके दिमाग में नहीं आएगी, देखेगा बाहर क्या है। एक बार देखा और समझ गया कि हाँ ये भी आइसक्रीम वाला ही है और यहां भी वही कल वाला गेम है। अब आएगा, दादा को मनाना शुरू कर देगा और आइसक्रीम उसको मिल जाएगी। अब उसके बाद अगले 2 दिन बाद पहले वाला आ जाता है, फिर 2 दिन बाद ये हॉर्न वाला आ जाता है। अब 2-4-5 दिन होने के बाद चाहे घंटी की आवाज सुनाई दे बच्चे को, चाहे हॉर्न की आवाज सुनाई दे, बच्चे के माइंड में तुरंत क्या आ जाएगा, आइसक्रीम वाला आ गया, मुझे आइसक्रीम का जुगाड़ लगा लेना है। इसे कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी जब अनुक्रिया होने लगे उसे कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है सर, आगे चलें। विभेदन, अगली प्रक्रिया कौन सी है, विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। 2 समान कृत्रिम उद्दीपकों से भिन्नता होती है, इसके आधार पर विभेदन करना चाहिए। अब देखो ये क्या कहता है, उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या हो रहा था कि अलग अलग उद्दीपकों के प्रति भी ऐसी ही अनुक्रिया हो रही थी, लेकिन यहां बिल्कुल उससे उल्टा हो गया है विभेदन।
विभेदन का मतलब वहां सामान्यीकरण था, यहां विभेदन हो रहा है। विभेदन का मतलब यह है कि भले ही मिलते जुलते उद्दीपक हों, भले ही उद्दीपक मिलते जुलते हों, लेकिन उद्दीपक मिलते जुलते होने के बावजूद भी दोनों में फर्क होता है और उससे अनुक्रियाओं में भी फर्क होता है। यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वापस चलते हैं बच्चे के आइसक्रीम के साथ। बच्चे के आइसक्रीम वाला जो था, जिस घंटी का इस्तेमाल करता था, उसी घंटी का इस्तेमाल एक दूसरा व्यक्ति भी करता है। मान लीजिए कौन करता है? प्लास्टिक के सामान बेचने वाला गली में आता है, किचन के सामान बेचने वाला गली में आता है प्लास्टिक वाले, और वो भी ऐसी ही घंटी लेकर आता है। बच्चे ने जब घंटी सुनी, बच्चे के माइंड में तुरंत क्या आता है? आइसक्रीम वाला आ गया। उसी घंटी को प्लास्टिक के सामान बेचने वाला यूज कर रहा है, वैसी ही घंटी उसको भी मिल गई, वो भी उसी को इस्तेमाल कर रहा है। बच्चा जो ही सुनता है, तुरंत बच्चे के माइंड में क्या आता है? आहा, मजा आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। वो दादा को कन्विंस करता है, 5 का नोट लेता है, बाहर निकलता है और देखता है, अरे ये तो आइसक्रीम वाला नहीं है, प्लास्टिक वाला है। अब यहां पर क्या हुआ? विभेदन हो गया भाई। किसका विभेदन? उद्दीपक का विभेदन। एक ही तरह की घंटी, एक ही तरह की ध्वनि, लेकिन दोनों के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब भी हम कक्षा में उद्दीपकों का इस्तेमाल कर रहे हों, स्टिमुलस दे रहे हों कंडीशनिंग के लिए, तो ध्यान रखना है कि मिलते जुलते उद्दीपक हों तो भी उनमें भिन्नता हो सकती है, उनसे होने वाली प्रक्रियाओं में, उनसे जुड़ी हुई रेस्पॉन्सेज में डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए उद्दीपकों को लेकर आपको ध्यान रखना है। एक जैसे उद्दीपक एक जैसी अनुक्रिया से जुड़े हों ऐसा आवश्यक नहीं है। इसे कहा जाता है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। अगला पॉइंट है दोस्तों समय कारक, टाइम फैक्टर्स। क्या कहता है समय कारक? समय कारक यह कहता है कि जब हम CS दे रहे हैं, फिर UCS दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, इससे कंडीशनिंग हो रही है। इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, वह समय अंतराल निश्चित होना चाहिए। अगर यह अनुबंधन से कनेक्ट नहीं है, उसके साथ रिलीवेंट नहीं है और उसके अनुसार नहीं है, तो फिर अनुबंधन भी नहीं हो पाएगा। जैसे पावलोव ने कुछ ही सेकंड का गैप रखा था, 5 सेकंड के बाद भोजन दिया, हर 5 सेकंड के बाद भोजन दिया, तो अनुबंधन बन गया। तो समय कारक का आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच समय जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अनुबंधन उससे प्रभावित होगा, कंडीशनिंग उससे प्रभावित होगी। यह कहलाता है समय कारक। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अखबार में पढ़ा कि रीट का एग्जाम होने वाला है, रीट का एग्जाम होने वाला है, तुरंत धुआंधार पढ़ाई शुरू कर दी, शानदार प्रिपरेशन कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, RP सर के साथ सारा सीख लिया, क्वेश्चंस कर लिए, पूरी प्रिपरेशन खत्म, शानदार, मजा आ गया, बस कल ही रीट ले लो। लेकिन पता लगा रीट की विज्ञप्ति अभी आई ही नहीं। एक बार हो गया ठीक, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, हर बार अखबार में आती है लेकिन वैकेंसी नहीं आती, नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो ऐसा बार बार करते 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 क्या हो गया? हमें पता लगे कि यार ये तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, यहाँ तो कहते हैं लेकिन विज्ञप्ति नहीं आती है, अखबार में आता है लेकिन विज्ञप्ति नहीं आती है। अब उसके बाद आगे चल के जो वास्तव में विज्ञप्ति आने वाली हैं, उसके लिए जब अनाउंस होगा तब भी हमारे माइंड में क्या आएगा कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बहुत दिनों से ऐसा आता रहता है। तो यहां क्या हो गया? यहां ये समस्या हो गई कि अनाउंसमेंट के बाद जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बीच का समय वो गड़बड़ रहा। अनाउंसमेंट हुआ, अखबार में आया, टीवी में आया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। दोनों के बीच में गैप जो है, समय का जो अंतराल है वो अलग रहा, इसलिए उससे कंडीशनिंग प्रभावित हो गई। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि मंत्री जी ने घोषणा की, अखबार में आया, टीवी में आया, तुरंत कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद एडवर्टाइजमेंट आ गया, विज्ञप्ति आ गई। ऐसा हर बार होता रहा। तो हमें पता था कि अब अनाउंसमेंट हो गया, विज्ञप्ति आने वाली है, लेकिन अब समय का अंतराल बढ़ गया, समय के हिसाब से स्टिमुलस नहीं दिए गए, उससे अनुबंधन प्रभावित हो गया। तो यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ जब भी आप काम कर रहे हो तो दोनों के बीच गैप जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा है CS और UCS के बाद समय वाला, तो अनुबंधन उससे प्रभावित होगा। और समझते हैं, देखो कैसे। आपने बच्चों से कहा कि भाई कल तुम्हें पढ़ के आना है, तुम्हारा टेस्ट होगा। बच्चे पढ़ के आए, आपने टेस्ट लिया। अब ऐसा हर बार जब भी आप बोलते हैं सेकेंड डे टेस्ट ले लेते हैं, हर बार बोलते हैं टेस्ट ले लेते हैं। बच्चों के समझ में आ गया कि जब भी सर बोलते हैं, मैम बोलती हैं टेस्ट ले लेते हैं, इसका मतलब आज बोला है कल टेस्ट होना ही है, आज बोला है कल टेस्ट होना ही है। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या करा? आज बोला और कल सुबह के बोले नहीं आज नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे। ठीक, आपने 2 दिन बाद टेस्ट ले लिया। अगली बार फिर बोला अच्छा आज नहीं लेंगे, हम अभी 3 दिन बाद लेंगे।
फिर बच्चों ने सोचा चलो कोई बात नहीं 3 दिन बाद लेंगे, फिर अगली बार बोला नहीं आज नहीं लेंगे 5 दिन बाद लेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके अनाउंसमेंट और टेस्ट, आपकी घोषणा और टेस्ट लेना, दोनों के बीच का जो समय है वो अलग अलग हो रहा है। तो अब बच्चे क्या समझ जाएंगे, आपने कहा कल टेस्ट होगा, बच्चों के दिमाग में आ गया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहते रहते हैं। पहले कहा था कल टेस्ट लूंगा, 3 दिन बाद लिया, फिर कहा था कल टेस्ट लूंगा, 8 दिन बाद लिया, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आपने जो अनाउंसमेंट किया कि मैं कल टेस्ट लूंगा, उसका इतना इफेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि पीछे जो आपने जब भी उद्दीपक दिए थे उसके साथ अनुबंधन जो हुआ था बच्चों का वो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि टाइम फैक्टर वहां पर बीच में आ गया। अगला है दोस्तों अवरोध, बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है अनुबंधन के दौरान अगर कोई दूसरा उद्दीपक बीच में आ जाता है तो कंडीशनिंग नहीं हो पाती है, उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बैरियर्स आ जाते हैं। देखो भाई कैसे, जैसे भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने के दौरान आप मेरी बात को सुन रहे हैं, कनेक्शन बना हुआ है आपके और मेरे बीच में, लेकिन इस बीच अगर बाहर से तेज आवाज सुनाई दे, डीजे बजने लगे बगल में, पड़ोसी बर्थडे मनाने लगे, जोरदार आवाजों के साथ गाने गाने लगे, तो क्या होगा, एक दूसरा उद्दीपक बीच में आ गया। कौन सा उद्दीपक, जो पड़ोस में से ध्वनि आ रही है वो दूसरा उद्दीपक बीच में आ गया। बस उसके चलते जो कंडीशनिंग हो रही थी, कैसी, आपके सामने मेरी क्लास में एक उद्दीपक हूं, मेरे साथ आप कनेक्ट होकर अनुक्रियाएं कर रहे हैं, तो इधर उद्दीपक उधर अनुक्रियाएं, इधर उद्दीपक उधर अनुक्रियाएं, लेकिन पड़ोस का उद्दीपक बीच में आ गया, डीजे की आवाज बीच में आ गई, तो क्या होगा, अनुबंधन उससे बाधित हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, जब भी अनुबंधन हो अन्य उद्दीपक की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, तब जाके ठीक से कंडीशनिंग हो पाएगी और बच्चे सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ बिंदु थे जो अनुबंधन के साथ हम जब अनुक्रिया जोड़ते हैं तो वहां पर काम करते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ ऐसे नियमों की ओर जो अधिगम के नियम कहलाते हैं और उनका संबंध होता है दोस्तों हमारे इस अभी वर्तमान जो हमने समझा है इस थ्योरी के साथ। एक बार देखिए कौन कौन से हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। अधिगम के नियम, कौन से अधिगम के नियम, जो हमने रिसेंटली पढ़ा, अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनड रेस्पॉन्स। इस सिद्धांत से जुड़े हुए कौन से नियम हैं? देखिए सर, मैंने पहले भी आपको बताया था, हम जब भी कोई अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें 3-4 चीजें होंगी। पहला, एक व्यक्ति होगा जिसने सिद्धांत दिया है, उस व्यक्ति के अपने विचार होंगे, अपने खुद के बिंदु होंगे, उन विचारों को सिद्ध करने के लिए वह एक प्रयोग करेगा, उस प्रयोग में क्या होगा, उसके कुछ परिणाम होंगे और उन परिणामों के आधार पर वह व्यक्ति सीखने के, अधिगम के कुछ नियम भी देगा और उन नियमों को हम कक्षा में कैसे अप्लाई करें तो उनका शैक्षिक महत्व भी होगा। इस सीक्वेंस में प्रत्येक सिद्धांत काम करता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जैसे अभी पहला सिद्धांत हमने पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यहां पर क्या देखा, पहले हमने पावलोव के विचारों को जाना, पावलोव के बिंदुओं को जाना, उन विचारों को पावलोव ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया, प्रयोग के कुछ परिणाम आए, उस परिणाम के आधार पर कुछ बिंदु हमने जाने कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अनुबंधन को प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो अनुबंधन के दौरान होती हैं। अब उससे अगला चरण कि इस क्लासिकल लर्निंग थ्योरी के कौन कौन से नियम हैं जो पावलोव ने हमें दिए हैं और हमें बच्चों को सिखाने के दौरान ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, अगर सिखाने के दौरान हम अनुबंधन की प्रक्रिया को काम में लेते हैं तो ये नियम वहां पर अप्लाई होंगे और इन नियमों के हिसाब से ही अनुबंधन के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों पहला नियम है समय नियम या सन्निधत्ता का नियम। समय नियम या सन्निधत्ता का नियम क्या कहता है कि जब भी हम बच्चों को अनुबंधन के साथ सिखा रहे हों तो समय का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? समय का ध्यान रखें। क्यों रखें समय का ध्यान? क्योंकि आपने पहले प्राकृतिक उद्दीपक देना है, फिर कृत्रिम उद्दीपक देना है CS और फिर UCS देना है, फिर कंडीशनिंग होनी है। तो दोनों के बीच जो समय है वो उपयुक्त होना चाहिए। अगर समय में गैप रहा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को टेबल सिखा रहे हैं। जब बच्चों को टेबल सिखाते हैं, पहाड़े सिखाते हैं, तो टेबल में तरीका क्या होता है, बच्चे एक फ्लो में आ जाते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 फटाफट फ्लो में आ जाते हैं और एक ही सांस में पूरी 2 की टेबल सुना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने लगातार बच्चों को टेबल बोलने के लिए कहा।
अब बच्चों की कंडीशनिंग हो गई, वो फटाफट धड़ाधड़ टेबल को बोल लेते हैं। एक बच्चा जो फास्ट टेबल बोल रहा है उसको रोककर पूछा जाए बीच में कि बेटा 2 8 जा कितना होता है, 2 7 जा कितना होता है, तो उस गति से यह नहीं बता पाएगा जितनी गति से वह इस टेबल को बोल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे में टेबल की कंडीशनिंग हो गई। अब यह है कंडीशनिंग। तो इसमें समय का गैप कैसे काम करता है, समय कैसे काम करता है? आपने एक दिन एक बच्चे को खड़ा किया और सामने बच्चों को बिठा दिया। इस बच्चे को जो थोड़ा ज्यादा जानते से कहा कि बच्चा 2 की टेबल बोलो, और सारे बच्चे इसका रिपीटिशन करेंगे। इधर बच्चा बोल रहा है, बच्चे उसके पीछे जोर से हम बोल रहे हैं, लगातार ऐसा चल रहा है। आपने एक दिन किया, उसके बाद दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, 3 दिन बाद धीरे धीरे बच्चों में कंडीशनिंग हो रही है। क्या कंडीशनिंग हो रही है? जो ही टेबल शुरू होती हैं बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, इस बच्चे का फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं, और जो पीछे सीखा था उनके माइंड में रिकॉल होने लगता है और धड़ाधड़ साथ में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपने 3 दिन टेबल बुलवाने के बाद बीच में 3 दिन का गैप दे दिया और फिर 7वें दिन वापस कहा कि चलो अब फिर से बुलाओ, तो जो बोलने की गति, जो बोलने का रिदम और तरीका पहले तीसरे दिन में था वो अब काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अब बच्चे अटक अटक के बोल रहे हैं, ठीक से साथ में बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ गया, समय निकल गया। तो जब भी बच्चों को कंडीशनिंग के साथ आप सिखा रहे हो, बीच में समय नहीं निकलना चाहिए, गैप नहीं लगना चाहिए। यह कहता है समय का नियम। सन्निधता का नियम क्या कहता है? सन्निधता का नियम कहता है कि जो कंटेंट है, जिस कंटेंट को आप कंडीशनिंग करना चाहते हैं बच्चों, वो मिलता जुलता होना चाहिए। मिलता जुलता कैसे? जैसे आप टेबल बुला रहे हैं रोजाना शाम को, तो डेली टेबल ही बुलाओ। ऐसा नहीं आज टेबल बुलाई और कल टेबल की जगह आप ABCD सिखा रहे हैं, परसों उसकी जगह राइम सिखा रहे हैं उसी टाइम में, सेम टाइम में, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। एक ही चीज को डेली सिखाओ तो सन्निधता होगी। किससे? पीछे वाले कंटेंट से आज के साथ, आज वाले कंटेंट से अगले दिन के साथ। ठीक, हाँ, टेबल में आप चेंज कर सकते हैं। आज 2 की टेबल है, जब अच्छा बन गया धीरे धीरे 3 की टेबल आ जाएगी, फिर 4 की टेबल आ जाएगी, लेकिन चीजें कंटेंट रिलेटेड हैं, जुड़ा हुआ है। इसे कहा जाता है सन्निधता का नियम। तीव्रता का नियम। तीव्रता का नियम क्या कहता है? तीव्रता का नियम कहता है दोस्तों कि जो कंडीशन कर रहे हैं, अनुबंधन कर रहे हैं, उसमें तीव्रता होनी चाहिए, फटाफट फटाफट लगातार होना चाहिए। यह कहलाता है तीव्रता का नियम। जितनी तीव्रता के साथ आप CS देंगे उतने ही अच्छे तरीके से अनुबंधन होगा, उतना ही प्रभावी अनुबंधन होगा। यह डिपेंड करता है तीव्रता के नियम पर। देखो कैसे तीव्रता का नियम आप सिंपल व्यवहार में समझो। आप तैयारी कर रहे हो रीट की तैयारी करने के दौरान आप रीट के सिलेबस को लेके, रीट के टॉपिक्स को लेके, रीट की स्टडी को लेके इतने अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं कि लगातार तीव्र फटाफट चीजों को कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कंडीशनिंग हो जाएगी और आपको बहुत ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएगी। और यहां तीव्रता नहीं होगा, धीरे धीरे बड़े आराम से थोड़ा पढ़ लिया, फिर आराम से लेट गए, सो लिए, खाना पीना खा लिया, मूवी देखा है, दोस्तों में घुमाए, फिर थोड़ा और पढ़ लिया, फिर ऐसे समय निकल थोड़ा और पढ़ लिया, तो पढ़ने का रिदम ही नहीं बन पाएगा, पढ़ने में लिंक ही नहीं बन पाएगा, पढ़ने की कंडीशनिंग ही नहीं हो पाएगी। तीव्रता चाहिए, तीव्रता होगी तब जाके पढ़ने में कंडीशनिंग हो पाएगी, आप चीजों को सीख पाएंगे। तो ये कहता है दोस्तों तीव्रता का नियम। तीसरा है एक रूपता का नियम। एक रूपता का नियम क्या कहता है? एक रूपता का नियम कहता है कि जब आप चीजों को सीख रहे हो तो एक जैसी चीजों के साथ जोड़कर सीखें, चीजों को साथ में सीखें, एक रूपता होनी चाहिए। जैसे अभी हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहला सिद्धांत पढ़ाया, इसी के साथ दूसरा सिद्धांत, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो जो सिद्धांत है वो मैं साथ में आपको बताऊंगा। यह है एक रूपता। मैं आज एक सिद्धांत आपको पढ़ा दूं और ये पूरा नहीं उससे पहले मैं स्किनर बीच में लेके आ जाऊं, स्किनर पूरा नहीं उससे पहले मैं अधिगम की प्रक्रिया बीच में डाल दूं, और प्रक्रिया पूरी नहीं उससे पहले मैं अधिगम स्थानांतरण लेकर आ जाऊं और फिर कहूं अधिगम की परिभाषाएं पढ़ो, तो क्या हो गया? ये पूरा मिक्स हो गया, और मिक्स होने के चलते आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। एक रूपता का मतलब होता है कि एक जैसा कंटेंट साथ में दिया जाए, कंटेंट में एक रूपता हो, एक जैसा तरीका हो, एक जैसा कंटेंट हो, एक जैसे मेथड्स हो। इससे क्या होगा? लगातार सेम चीज रिपीट होगी तो बच्चों में कंडीशनिंग हो जाएगी।
देखिए कैसे, जिस तरीके से मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी लगभग उसी तरीके से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब आप जो ही CDP ओपन करते हैं आपको समझ में आ गया RP सर आ गए, इनका यह तरीका रहेगा। तो आप में क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गई। जो ही मेरा नाम आता है, RP सर का नाम आता है, तुरंत आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि पहले हमें कुछ बोर्ड पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कल की क्लास की डिस्कशन की जाएगी, फिर PPT पे डिटेल से सारी बातें की जाएंगी। तो ये क्या हो गया, एक रूपता है, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। तो बच्चों को सिखाने के दौरान अगर हमें कंडीशनिंग करनी है तो सिखाने के तरीकों में भी एक रूपता हो, कंटेंट भी एक जैसा हो, और आपके जो एग्जाम्पल देने के तरीके हैं वो सब एक जैसे हों, तब जाके बच्चों में कंडीशनिंग हो पाएगी। तो अनुबंधन प्रक्रिया को, अनुबंधन के सिद्धांत को अगर कक्षों में अप्लाई करना है तो एक रूपता होना जरूरी है। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों, चौथा नियम है पुनरावृत्ति का नियम, रिपीटिशन। पुनरावृत्ति का नियम क्या कहता है कि कंडीशनिंग करनी है तो एक ही उद्दीपक को बार बार आपको देना पड़ेगा, एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा, तब जाके कंडीशनिंग होगी, वरना कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। कैसे, मान लो अगर पावलोव जो है एक दिन घंटी के बाद भोजन देता और ऐसा बार बार नहीं करता तो क्या कंडीशनिंग हो पाती, नहीं ना। इसीलिए बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। देखो कैसे, आप सीखने के सिद्धांत पढ़ रहे हो, आपने पहला सिद्धांत पढ़ा, आज पढ़ने के बाद आपने इसका रिवीजन ही नहीं किया, पुनरावृत्ति नहीं की, तो कंडीशनिंग नहीं होगी। आपने जो पहली क्लास पढ़ी थी मेरी, चैप्टर पहला जो पढ़ा था, यूनिट 1 की पहली क्लास थी, उसको आज आप लगातार तब से लेके लगातार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब पुनरावृत्ति करते करते आपके माइंड में क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। वहां से कोई भी कंटेंट आपको पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आप तुरंत बोलेंगे सर विकास का सिद्धांत ये होता है, अभिवृद्धि ये होती है, अभिवृद्धि और विकास में ये अंतर होता है, दोनों का तुलनात्मक ऐसे अध्ययन किया जाता है, फ्रैंक ने क्या कहा है, स्किनर ने क्या कहा है, सब आपको तुरंत कंठस्थ होगा। कब होगा, जब पुनरावृत्ति हो रही होगी, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, कंडीशनिंग हो जाती है, अनुबंधन हो जाता है। सिंपल एक और समझो, आप बच्चों को सिखा रहे हो हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए आपने एक दिन काम दिया फिर दिया ही नहीं, तो हैंडराइटिंग अच्छी होगी क्या, नहीं ना। बार बार आप लिखवाएंगे तब जाके उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो पाएगी। पुनरावृत्ति के चलते अनुबंधन हो गया। सिंपल ड्राइवर को समझ लो, ड्राइवर एक दिन कार चलाता है, फिर दोबारा जब भी चलाता है तो तुरंत उसमें बीच में समस्या आ जाती है, हर चीज वैसी नहीं होती, लेकिन लगातार कार चलाता है, डेली कार चलाता है। तो रोडवेज के ड्राइवर को देखो, बात इधर दोस्त से कर रहा है, देख इधर रहा है, लेकिन पूरी बॉडी ऑटोमेटिक काम कर रही है, हाथ की जगह गियर बदल रहे हैं, दूसरा हाथ स्टीयरिंग संभाल रहा है, एक पैर क्लच पे है, दूसरा रेस पे है, एक ब्रेक पे है, ऑटोमेटिक पूरी बॉडी में कंडीशनिंग हो गई। क्यों, क्योंकि वो पुनरावृत्ति हो रही है लगातार। तो सीखने के दौरान और सिखाने के दौरान अगर आपको अनुबंधन को काम में लेना है तो पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अगला है दोस्तों व्यवधान का नियम। बैरियर्स पीछे पढ़ा था अपन ने, अवरोध, वही व्यवधान है। व्यवधान का नियम क्या कहता है कि जब आप कंडीशनिंग कर रहे हो तो बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए। जैसे आपने तय कर लिया कि भाई मुझे रोज 6 घंटे पढ़ना है, डेली 6 घंटे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। आपने पढ़ना शुरू किया और 5, 6, 7 दिन पढ़े, अब कंडीशनिंग हो गई, अब आपको बड़ा सहज लगता है 5 घंटे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग होने के बाद उस काम को करने में ऑटोमेटिक होने लगता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती हैं, उसके साथ आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसी बीच में क्या हो गया, शादी आ गई, पड़ोस में शादी आ गई। अब पड़ोस में शादी है तो कंट्रीब्यूशन तो बनता है ना भाई, आपने वहां कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, शादी के काम करने शुरू कर दिए, तैयारों में हिस्सा लेने लग गया। अब 5, 6, 7 दिन शादी रही, उसके बाद आप फिर पढ़ना शुरू करेंगे। आप मुझे बताओ क्या अब 6 घंटे पढ़ पाओगे, अब 5 घंटे पढ़ पाओगे, नहीं ना। क्यों नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जो पहले आपने 5 घंटे लगातार 20 दिन पढ़ा था, उससे जो कंडीशनिंग हो गई थी वो टूट गई। क्यों टूट गई, अवरोध आ गया बीच में, व्यवधान आ गया, शादी आ गई। तो याद रखना दोस्त, जब तक सिलेक्शन हो जाए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक बीच में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। शादी आती है, आने दो, दुनिया भर की नई शादियां आ गई, बस आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो कोई बात नहीं, वहां तो कंडीशनिंग ब्रेक होती है, होने दो। आपकी स्वयं की शादी के अलावा किसी की भी शादी हो, अनुबंधन, कंडीशनिंग, अनुकूलन टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी गारंटी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। लेकिन हम बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, उस कंडीशनिंग को तोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार आजकल तो पढ़ाई नहीं हो रही, पहले मैं 5 घंटे पढ़ लेता था बड़े आराम से, लेकिन जब से ये अखबार में आया ना कि रीट अभी नहीं आएगी,
तब से बस पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि आपने खुद ने अवरोध बीच में पैदा कर लिया। और मजे की बात, सीखने की प्रक्रिया में कोई बाहरी भौतिक उद्दीपक नहीं होते हैं लेकिन उनका प्रभाव कम होता है। सबसे ज्यादा जो अवरोध होता है वो हमारा खुद का मानसिक अवरोध होता है, हमारा एक विचार होता है, हमारा एक निर्णय होता है। शादी आई थी, लेकिन शादी उठ के आई थी क्या? बीच में आपको किताब छीन ली? नहीं, शादी बोली मैं शादी हूं, चल उठ मेरे साथ काम कर, तेरी किताब हटा देता हूं। ऐसा होता है क्या? शादी बीच में आई थी क्या? नहीं, शादी उसके घर में हो रही है, आप आपके घर में हैं, आप आपके कमरे में हैं, लेकिन आपने निर्णय किया कि चलो मैं चलता हूं, डीजे बज रहा है, देखो लड़कियां भी आई होंगी। तो यहां पर क्या हुआ? आपका निर्णय, आपका विचार वो अवरोध बनता है। जो भी है, जब भी बच्चों को सिखा रहे हो तो कंडीशनिंग के दौरान बीच में अन्य उद्दीपक नहीं आने चाहिए। ऐसा होने से कंडीशनिंग ब्रेक हो जाएगी, ये कहता है व्यवधान का नियम। तो दोस्तों हमने 5 नियमों को जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? एक सिचुएशन देगा, एक परिस्थिति देगा और परिस्थिति देके पूछेगा कौन सा नियम यहां पर अप्लाई हो रहा है। वो थोड़ा मुश्किल है। अगर ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा पावलोव के अनुसार सीखने का नियम है या नहीं है, वहां तो कोई मुश्किल नहीं, आप 5 को याद कर लोगे और छांट लोगे कौन सा है या कौन सा नहीं है। लेकिन समस्या कहां आती है? जब एक सिचुएशन दे दी जाती है और सिचुएशन के बाद पूछा जाता है कि इस स्थिति में पावलोव का अधिगम का कौन सा नियम अप्लाई होता है, वहां थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन चीजों को आप अप्लाई कीजिए, आपके साथ मेरी गारंटी है कंडीशनिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा आपका अधिगम होगा। दोस्तों आगे चलते हैं शैक्षिक महत्व की ओर। शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस किस थ्योरी के? जिसको हमने समझा स्किनर की जो थ्योरी है, पावलोव की जो थ्योरी है, पावलोव की अनुकूलित अनुक्रिया थ्योरी में हम जो समझे हैं, हमने जो नियमों को जाना है, इनके निर्धारकों को जाना है, विभिन्न अनुक्रियाओं को जाना है, प्रयोग को जाना है, सारी बातों को समझा। उसको समझने के बाद हम अब आते हैं सार पे। क्या कि ये जो थ्योरी है हम इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, व्यवहार में कैसे काम आएगी, या फिर शिक्षा में इस थ्योरी का क्या महत्व है, शिक्षा में इस थ्योरी का क्या महत्व है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में थ्योरी कैसे काम करेगी, उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एजुकेशनल थ्योरी में से जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, सबसे अधिक संभावना होती है शैक्षिक महत्वों से। उसके बाद फिर और कहीं से प्राथमिकता में सबसे ऊपर आता है शैक्षिक महत्व प्रत्येक थ्योरी का। देखो एक बार कि जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसका क्या शैक्षिक महत्व है। दोस्तों पहला है मनोचिकित्सा हेतु उपयोगी। मनोचिकित्सा का मतलब क्या होता है? जब हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है, उसकी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा करते हैं और उसे कहा जाता है मनोचिकित्सा। मतलब मन में गड़बड़ हो गई, थॉट प्रोसेस में गड़बड़ हो गई, मस्तिष्क में गड़बड़ हो गई, इसको ठीक किया जाता है, मनोचिकित्सा कहलाती है। मनोचिकित्सा में क्या होता है, पहले समझो ये होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, तब आप समझ पाएंगे। हमारा जो मेंटल कंपोनेंट होता है, मानसिक संरचना होती है, इसका वातावरण के साथ में कनेक्शन होता है। वातावरण में जो उद्दीपक हैं उनको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसके बारे में विचार बनता है, संवेदनाएं होती हैं, तब जाके हमारा मस्तिष्क चीजों को समझता है, उनके अर्थ निकालता है और फिर वैसा व्यवहार करता है। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे मस्तिष्क का जो कनेक्शन होता है वातावरण के साथ, कई बार इसमें बीच में जो फ्यूज लगा होता है, यह फ्यूज उड़ जाता है। जब फ्यूज उड़ जाता है तो कनेक्शन कट, बाहर मीटर में तो लाइट आ रही है, मेन स्विच में तो लाइट आ रही है, लेकिन करंट घर के अंदर नहीं पहुंच रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, हम चेक करते हैं भाई कटआउट चेक करो, क्या हो गया, क्यों करंट नहीं आ रहा है। जो ही आपने तार को जोड़ा फिर से करंट घर के अंदर आने लगता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे ब्रेन का भी होता है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क का कनेक्शन बाहर की चीजों के साथ में होता है। कई बार मानसिक परेशानियों के चलते, कुसमायोजन के चलते, मेंटल कंपोनेंट के डिस्टर्ब होने से, मानसिक स्वास्थ्य के गड़बड़ हो जाने से कनेक्शन टूट जाता है। किसका कनेक्शन? हमारे मेंटल कंपोनेंट का और बाहरी वातावरण का। जो वातावरण में चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से व्यक्ति नहीं सोच पाता, तो वैसा व्यवहार भी नहीं कर पाता, बीच में गैप हो जाता है और इसी गैप को कहा जाता है मानसिक परेशानियां। जैसे डांस करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब आप कहेंगे साहब अच्छी बात है, लेकिन अभी क्लास चल रही हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और उस बीच में आके कोई डांस करें तो क्या होगा, अच्छा है कि बुरा है?
अब आप कहेंगे सर बुरा है, अच्छा आपने वहां से निकाल दिया उसको कि बोल भाग यहाँ से, पागल आदमी यहां आ गया, यहां डांस नहीं करना। लेकिन यही व्यक्ति बाहर निकलता है, सड़क पे जाता है और सड़क पे क्या देखता है कि एक बारात आ रही है, बारात में ज्यादा बाराती नहीं है, गिने चुने बाराती हैं, केवल एक व्यक्ति डांस कर रहा जो भी थक गया है, बिल्कुल कोई इसमें रुचि नहीं ले रहा है, बैंड वाले भी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं, लेकिन कोई डांस करने वाला ही नहीं है। ये व्यक्ति पहुंच जाता है उस बारात में और वहां जाके डांस करने लगता है, और जो ही डांस करने लगता है सब लोग देखने लगते हैं, इसके ऊपर पैसे आने लगते हैं। देखो आप मजा आया कि नहीं आया, अब बताओ डांस अच्छा है कि बुरा है। अब कहेंगे वाह डांस अच्छा है। एक ही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली एक ही गतिविधि एक जगह गलत है, दूसरी जगह बहुत अच्छी है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ सिचुएशन का। कक्षा में डांस करना ठीक नहीं है, हम कहेंगे पागल आ गया, लेकिन बारात में डांस करना अच्छी बात है, बोले वाह कला है डांस की, डांस करना जानता है। तो सिचुएशन के अनुसार व्यवहार करना। सिचुएशन के अनुसार व्यवहार कब नहीं हो पाता है? जब व्यक्ति का कनेक्शन बाहर के वातावरण से कट जाता है। पागल व्यक्ति भी वही काम करता है जो हम करते हैं, हमसे विभिन्न डिफरेंट कोई काम नहीं करता। पागल व्यक्ति पत्थर फेंकता है, हम भी पत्थर फेंकते हैं कुत्ते के ऊपर। पागल व्यक्ति कपड़े निकाल देता है, हम भी नहाते समय कपड़े निकाल देते हैं, कौन सी नई बात है। पागल व्यक्ति कपड़े फाड़ता है, हम भी कई बार कपड़े फाड़ते हैं, कोई पुराना कपड़ा हो गया उसको फाड़ते हैं किसी को बांधने के लिए। तो ऐसा कौन सा काम है जो पागल व्यक्ति जो करता है वो हम नहीं करते, फिर उसको क्यों पागल बोल दिया? फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम कपड़ा वहां निकालते हैं जहां नहाना होता है, कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन पागल व्यक्ति वहां कपड़े निकाल देता है जहां सब देख रहे होते हैं, जहां कपड़े नहीं निकालने होते हैं। हम पत्थर वहां फेंकते हैं जहां पत्थर फेंकने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो वहां भी पत्थर फेंक देता है जहां पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं होती। तो समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि हम बाहरी सिचुएशन को, बाहरी वातावरण को, बाहरी उद्दीपकों को देखकर प्रॉपर अर्थ निकाल पा रहे हैं, लेकिन पागल व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि वातावरण के साथ जो कनेक्शन था वो उसका ब्रेक हो जाता है। तो फिर हमारे जो मनोचिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार गतिविधियां करवाते हैं, एक ही गतिविधि को लगातार करवाते हैं उससे। तो लगातार करने से क्या हो जाता है? कंडीशनिंग हो जाती है, अनबंधन हो जाता है, और अनबंधन होते होते क्या होता है? वातावरण के साथ उसका कनेक्शन पुनः बनने लगता है, फिर से वातावरण से उसका माइंड कनेक्ट होने लगता है, और कनेक्ट होने लगता है इसका मतलब फ्यूज के तार को बांध दिया जाता है और वापस से करंट सप्लाई होने लगता है, यह व्यक्ति सामान्य होने लगता है। इस प्रकार मनोचिकित्सा में इसको उपयोग किया जाता है। इसीलिए पावलोव का कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। ऐसे ही चिकित्सा के, कौन सी चिकित्सा? मनोचिकित्सा में भी उपयोगी हैं दोस्तों। आगे बात करें, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आदतें बहुत महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। मैन मेक्स द हैबिट, देन हैबिट मेक्स द मैन। पहले हम हैबिट्स को बनाते हैं, हम आदतों को बनाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के आदतें हमें बनाती हैं। पहले आदत को जानते हैं, व्हाट इज हैबिट, आदत किसे कहते हैं। देखिए दोस्त, आदत का मतलब होता है किसी भी काम को हम जब बार बार करते हैं, बार बार करने के बाद वह काम या फिर वह क्रिया ऐसी हो जाए कि हम चाहें या ना चाहें फिर भी ऑटोमेटिकली वह होने लगे, इसको कहते हैं आदत। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीने की आदत लगा लेता है, तो पहले सिगरेट उसको बुरी लगती है, कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी बार बार पीता है, बार बार स्मोक करता है। अब स्मोक करते 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 क्या हो गया? अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा आने लगता है भाव कि स्मोक कर। अब ये ऑटोमेटिक होने लगता है, वो चाहे या ना चाहे फिर भी उसको स्मोक करना होता है, ऑटोमेटिक हो गया। हम कहते हैं इसको आदत, हैबिट। ये हम बनाते हैं, फिर आगे चल के ये हमें बनाती हैं। स्मोक करने वाले ने पहले उसको बनाया, बार बार स्मोक किया, हैबिट बना ली। तो मैन मेक्स हैबिट, पहले उसने बनाई, अब ये स्मोक की हैबिट उसको बनाती हैं। जहां नहीं मिलती वहां भी तड़फ होती है उसके अंदर, लेकर आ। जहां नहीं इस्तेमाल करना वहां भी इस्तेमाल करता है, पता है कैंसर होगा, मरूंगा, बच्चे देख रहे हैं, बुरी बातें, फिर भी उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब वो हैबिट उसको बना रही हैं। इसलिए याद रखिए, हैबिट्स वही बनाइए जो सकारात्मक हों, जो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक हों, जिसको समाज में मान्यता प्राप्त हो, जिसके बनने से हमारा व्यक्तित्व अच्छा बने,
ना कि उसमें कोई गड़बड़ हो, बुरा हो, क्योंकि अभी हाथ में है, एक बार बन गई फिर ठीक नहीं हो सकती हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए कंडीशनिंग चाहिए। कैसे कंडीशनिंग चाहिए? बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तब अनुकूलन हो जाएगा और कंडीशनिंग हो जाएगी। जैसे आपको पढ़ना है, अच्छी आदत है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करूं और 4 बजे मुझे पढ़ना है, उठना है। अब एक बार बड़ा मुश्किल है, नहीं उठ पाएंगे, 2 बार नहीं उठ पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये आदत मुझे बनानी है। कौन सी? 4 बजे उठकर पढ़ने की। उठते ही मुझे सीडीपी पढ़ना है, तो 4 बजे उठकर पढ़ना अच्छी आदत है, आप इसको बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक ही तरीका है, पावलोव। बिना पावलोव के आप 4 बजे उठने की आदत बना ही नहीं सकते। क्या करोगे आप? पहले अलार्म इस्तेमाल करोगे, अलार्म बजेगी, उससे आप उठोगे, या फिर मम्मी से कहोगे, मम्मी आपको उठाएगी। तो अलार्म CS कृत्रिम उद्दीपक, आप उठे UCS। मम्मी ने उठाया, मम्मी CS कृत्रिम उद्दीपक, आप उठे UCS। ऐसा बार बार हुआ। आगे चल के अब आपको अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मम्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4 बजते ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको बोलता उठ, 4 बज गए, और आप तुरंत उठते हैं, मुंह धोते हैं, चाय पीते और पढ़ने बैठ जाते हैं। क्यों हुआ? कंडीशनिंग के कारण भाई। तो अच्छी आदतों के निर्माण के लिए कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। कोई सी भी अच्छी आदत ले लो आप। आगे चलें, वर्णमाला शिक्षण में वह आधारभूत गणितीय नियमों के शिक्षण में उपयोगी हैं। देखो, वर्णमाला शिक्षण का मतलब क्या होता है? सीखने में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे व्यवहार के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम आसानी से सीख लेते हैं। एक ऐसा कंटेंट होता है जिसका व्यवहार के साथ सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, वो थोड़ा मुश्किल होता है, गरिष्ठ होता है, लेकिन हमें सीखना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो उससे संबंधित आगे का उच्च अधिगम हो ही नहीं पाता है। जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला में क ख ग है, क ख ग का सीधा कोई संबंध नहीं होता है। क के बाद ख ही क्यों आता है, क की टंग आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं है, इसके पीछे ना कोई लॉजिक है, ना तर्क है, ना कारण है, ना आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बस सबसे पहले जिसने क बनाया उसकी जैसे मर्जी वैसे बना दिया। इस क की टांग को पीछे लगा देता, ऊपर लगा देता। हम क्या करते थे भाई? कुछ नहीं कर सकते थे ना। क के बाद ख को लिखा, ख से पहले ग लिख देता। कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले जिसने वर्णमाला बनाई उसने जैसे बना दी वैसे बना दी। तो थोड़ा मुश्किल है इस चीज को सीखना। अल्फाबेट की बात करो, वहां भी यही है, ए के बाद बी क्यों है, बी की टांगे, बी के जो 2 मुंह है वो पीछे क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं है, इसको लेके कोई कारण किसी के पास नहीं है, कोई लॉजिक किसी के पास नहीं है। चिन्ह जिसने सबसे पहले बना दिए लिपि के, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनको सीखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो जैसी हैं वैसी हैं, उनका सीधा प्रत्यक्ष वातावरण के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, जिनको उदाहरण से, व्याख्या से, प्रयोग से सिद्ध करके या अन्य किसी रिलेशन के साथ सिखाना असंभव होता है, उनको सीखने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कंडीशनिंग, अनुकूलन। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, सीख जाएंगे। तो जब भी हम छोटे बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, तो बार बार लिखवाते हैं, बार बार लिखवाते हैं, कॉपी मंगाते हैं, लिख देते हैं, फिर कॉपी मंगाते हैं, लिख देते हैं। बच्चा लिखना सीख जाता है। आगे चल के वो जब भी कहेंगे क लिखो, ऑटोमेटिक क लिख देता है। कंडीशनिंग हो गई। तो वर्णमाला सिखाने के लिए हम कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। पावलोव की अनुबंधन अनुक्रिया यहां पर काम करती है। ऐसे ही गणितीय नियम 2 और 2 4, 2 और 2 4 ही क्यों होती है भाई, 5 क्यों नहीं होते? कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं। और 2 में से 2 निकाल दो, 0 हो जाते हैं। क्यों भाई? वहां तो 4 थे, यहां 0 हो गया, कितना बड़ा गलत काम है। और 3 के बीच गुणा कर दो, 9 हो जाते हैं, धन करो 6 हो जाते हैं, कितना बड़ा फर्क है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ? संक्रियाएं हैं, जैसी बना दी वैसी बना दी। तो इनको भी सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंडीशनिंग करनी पड़ती है। इसलिए आप देखो, जितने भी गणित के कंटेंट होते हैं ना, एक टॉपिक है प्रतिशत वाला। प्रतिशत में मान लीजिए 5 नियम है या 5 तरीके हैं क्वेश्चंस के। उन 5 नियमों को सिखा दिया। अब उन नियमों के साथ, परसेंटेज के रूल्स के साथ, तथ्यों के साथ कंडीशनिंग करवाने के लिए उन 5 नियमों से संबंधित 50 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3, अभ्यास 4, अभ्यास 5। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न करने से, बार बार सवालों को हल करने से बच्चे में कंडीशनिंग हो जाएगी। तो वर्णमाला शिक्षण और आधारभूत गणितीय नियमों के लिए भी कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। यहां भी यह बहुत उपयोगी होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ये अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता। याद रखिए, जन्म से ना कोई नेगेटिव होता है ना ही कोई पॉजिटिव होता है, अर्जित है, अर्जित।
हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं हमारे व्यवहार में, दैनिक जीवन में एटीट्यूड को। नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा नुकसानदायक होता है, हमें पतन की ओर लेके जाता है, कष्टों की ओर लेके जाता है, परेशानियों की ओर लेके जाता है, असफलताओं की ओर लेके जाता है। लेकिन सकारात्मक एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिया हमें सफलताओं की ओर लेके जाता है, खुशियों की ओर लेके जाता है, समायोजन की ओर लेके जाता है और सीखने की ओर लेके जाता है। तो कौन सा नजरिया चाहिए बताओ, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। ओबियसली कौन मूर्ख है जो नेगेटिव चाहेगा। तो पॉजिटिव नजरिया बनाने के लिए भी बार बार कंडीशनिंग करनी पड़ती है। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। कोई भी स्थिति हो, हम उसको लेकर अगर सकारात्मक बोलते हैं तो इसको कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमारी वाणी की ताकत, हमारे शब्दों की ताकत। व्यवहार में भी आप देखते हैं, घर में आप देखते हैं कि जब भी आप कुछ बुरा बोलते हैं तो घर वाले बोलते हैं शुभ शुभ बोल, सुबह सुबह ऐसा मत बोल। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ऐसा मानते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती का मुंह हमारे मुंह पे निवास होता, उस समय जो बोल दिया वो सत्य हो जाता है। ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो है, ये तो मैं जानता हूं, ये तो प्रूव कर सकता हूं कि हम जो बोलते हैं वो चीज हमारे ब्रेन में जाती है और जो ब्रेन में गई वैसे ही अनुक्रिया होती है, वैसा ही व्यवहार बनता है, वैसे ही सोच और विचार बनते हैं, और जैसे विचार और सोच बनते हैं वैसी गतिविधियां हमारे द्वारा होती हैं। देखो सिंपल सी बात। एक व्यक्ति बोलता है मुझे बुखार आ रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बोले जाता है, दोस्तों को बोलता है, घर पे बोलता है, 20 बार बोल दिया उसने पिछले 1 घंटे में, मुझे बुखार है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। आई गारंटीड कि 1 घंटे के बाद जब उसने 20 बार बोल दिया, उसको बुखार नहीं है तो भी हो जाएगा। उसकी परेशानी जितनी है वो बढ़ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने 20 बार बोला, 20 बार बोला तो उसकी ध्वनि अपने आसपास में गई, आसपास में गई तो वापस कहाँ आया, आसपास से कहाँ घूम कर आई, वापस खुद के कानों में गई, खुद के ब्रेन में गई, ब्रेन में गई तो वहाँ प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि होती हैं, वो मास्टर ग्रंथि उन ग्रंथियों को आदेश देती हैं जिनका संबंध उस विचार के साथ में है। वो बोल रहा है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, तो पीयूष ग्रंथि बोलती है उस ग्रंथियों को कि भाई दर्द करो, इसके बुखार करो, और ऐसे हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और स्वतः ऐसा होने लगता है कुछ समय बाद। तो दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। बहुत सिंपल सा मैं समझाता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो। आप जब भी किसी बहुत दर्दनाक सीन को देखते हो, देखते तुरंत थोड़े समय बाद आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आप कांपने लगते हो, आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो सीन को देखा वो ब्रेन में गया, ब्रेन में प्रोसेस हुआ, और उस प्रोसेस के चलते पीयूष ग्रंथि ने बाकी ग्रंथियों से कहा इसके आंसू निकाल, इसके रोंगटे खड़े कर, इसको कपकपी बना, बॉडी में वो सब होने लगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब भी किसी के प्रति बहुत क्रोध आता है तो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। जब हम खुश होते हैं, मजा आता है, तो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, बड़ा आराम लगता है, बड़ा सुकून लगता है। तो जैसा विचार होता है वैसे प्रोसेस बॉडी में होने लगती हैं। सेम सी बात है। आप बोलेंगे मैं कभी पास ही नहीं होता, रीड तो बहुत मुश्किल है, मैं कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकता, मुझे तो याद ही नहीं होता, मैं तो भूल जाता हूं। आप बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, ये सुन रहा है, सुन के प्रोसेस कर रहा है। ये क्या हो गया? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आज के बाद आपको क्या करना है? आज के बाद कसम खा लो कि मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा। बस एक काम बता रहा हूं। एटीट्यूड बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आगे बात करेंगे। सिर्फ एक काम आज याद रखिए, कौन सा? कि मुझे बुरा नहीं बोलना, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना। आपका सिर भी दुखा, क्या बोलेंगे? अभी हल्का सा सिर लग रहा है लेकिन कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, बुखार सी है लेकिन कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। आप बोलो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं ठीक होने वाला हूं, ठीक होने वाला हूं। ब्रेन में जाएगा, ब्रेन बोलेगा ठीक होने वाला हूं, होने वाला हूं, होने वाला हूं। आगे कमांड मिलेगा हार्मोन्स को और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। कभी मत बोलो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, मेरा सिलेक्शन होता है, मैं जो पढ़ता हूँ सब याद होता है, मैं तो बहुत अच्छी मेमोरी है, मैं तो बहुत आगे जाने वाला हूँ, रीड तो बाएं हाथ का खेल है, मैं तो व्याख्याता बनने वाला हूँ। ऐसा बोलो, बार बार बोलो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप बोलेंगे, ब्रेन में जाएगा, प्रोसेस होगी और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। ऐसा कब होगा भाई? ऐसा तब होगा जब हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। एक बार करने से ऐसा नहीं होगा, लगातार करेंगे। आप
लगातार पॉजिटिव बोलेंगे, लगातार पॉजिटिव बोलेंगे, लगातार पॉजिटिव बोलेंगे, तो बोलते 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 क्या होगा, 6 महीने 12 महीने बाद ऑटोमेटिकली आप में कंडीशनिंग हो जाएगी। आप चाह कर भी नेगेटिव नहीं बोल पाओगे, पॉजिटिव ही बोल पाओगे। अगर ऐसा हो गया तो आपके व्यक्तित्व निर्माण में एक काम हो गया। कौन सा? द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपने आपके साथ पूरा कर लिया। आपने पॉजिटिव शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपके व्यक्तित्व निर्माण में कई सारे कामों में से एक काम आपने कर लिया, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कब? जब आपने लगातार प्रयास किया, आप में कंडीशनिंग होगी। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में कौन सहायक हैं? कंडीशनिंग सहायक हैं। आगे चलें, दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व। देखिए, दृश्य श्रव्य साधनों में क्या होता है, आप बच्चों को पृथ्वी के बारे में समझाना चाहते हैं, पृथ्वी तो क्लासरूम में नहीं ला सकते ना, तो आपने क्या करा, ग्लोब लेकर आ गए। ग्लोब कृत्रिम उद्दीपक है, सीएस हैं। आपने बच्चों को सीएस दिखाया और कहा देखो बेटा ये पानी है, ये हमारा भारत है, ये हमारा राजस्थान है, ये जयपुर रहा, ये दिल्ली रहा। अब बच्चा जो है उस ग्लोब को देखकर रिलेट कर रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो पृथ्वी तो स्वाभाविक उद्दीपक है, वो तो आप ला नहीं सकते। पृथ्वी स्वाभाविक उद्दीपक की जगह अपने अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस एक ग्लोब लेकर आ गए, उससे बच्चों में कंडीशनिंग होगी और बच्चे उस चीज को समझ गए, सीख गए। तो दृश्य श्रव्य साधन क्या करते हैं, ये कृत्रिम उद्दीपक होते हैं जो वास्तविक उद्दीपक के स्थान पर बच्चों के सीखने में मदद करते हैं। तो ये जो दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व है दोस्तों, ये भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सिद्धांत की देन है, ये है क्लासिकल सिद्धांत की देन, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की देन। आगे चलें, सतर्कता पर बल, अवेयरनेस। देखिए, सतर्कता बहुत जरूरी है। जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपको सतर्क रहना है। दिमाग यहाँ है कि नहीं, दिमाग चला गया तो बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी स्क्रीन चल रही है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सतर्क नहीं है। और सतर्क नहीं रहेंगे तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। सीखने के दौरान बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें। किस चीज को लेकर सतर्क रहें? कि हमारा अटेंशन उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है। यह कहलाता है सतर्कता या अवेयरनेस। सतर्कता होगी तो कंडीशनिंग हो पाएगी, सतर्कता नहीं होगी तो कंडीशनिंग भी नहीं हो पाएगी सीखने की प्रक्रिया के दौरान। इसीलिए यह सिद्धांत कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में सतर्कता जरूरी है। यांत्रिकता पर बल। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापन में या सीखने की प्रक्रियाओं में यांत्रिकता पर बल दिया जाना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 असहमत हैं, ऑप्शन नंबर 3 आंशिक सहमत हैं, ऑप्शन नंबर 3 पूर्णतः असहमत हैं। अब बताओ क्या आंसर होगा? इस सिद्धांत की बात करें तो आंसर होगा सहमत हैं, लेकिन इस सिद्धांत का हवाला नहीं दे, आपसे पूछें तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्णतः असहमत हैं। क्यों? समझना आप चीज को। यांत्रिकता पर बल का मतलब होता है चीजों को यंत्रवत करना, एक जैसी क्रिया को बार बार रिपीट करना। यंत्रवत का मतलब आपने पंखे का स्विच ऑन कर दिया, अब यंत्र की तरह लगातार घूम रहा है जब तक आपने स्विच बंद नहीं किया। तो एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार करना कहलाता है यांत्रिकता, यंत्रवत। तो यांत्रिकता को सिखाने में, काम में लेना कब उपयोगी है? जब हम कंडीशनिंग स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मानना है पावलोव का, ऐसा मानना है हमारे क्लासिकल थ्योरी का। लेकिन आजकल जो बच्चों को सिखाया जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा में, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया काम में ली जा रही है दोस्तों, वह यांत्रिकता पर बल नहीं देती, वह एक्टिविटी पर बल देती है, गतिविधि पर बल देती है, स्वतंत्रता पर बल देती है, भय मुक्त प्रक्रिया पर बल देती हैं, बालकों के इन्वॉल्वमेंट पर बल देती हैं, बालकों को रुचि से कुछ करने पर बल देती हैं। इसीलिए अगर पावलोव के सिद्धांत का रेफरेंस देके आपसे पूछें तो यांत्रिकता पर बल देने की वकालत करते हैं पावलोव और क्लासिकल थ्योरी। लेकिन अगर इसका रेफरेंस आपको नहीं दें तो यांत्रिकता पर बल प्रारंभिक शिक्षा में नहीं दिया जाना चाहिए। आगे चलें अगले शैक्षिक महत्व की ओर। तो आगे हैं दोस्तों बुरी आदतों को समाप्त करने हेतु उपयोगी। किनको समाप्त करने की बात हो रही है? बुरी आदतों को समाप्त करने की बात हो रही है। बुरी आदतों का मतलब, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्मोकिंग का बुरी आदत है। कई लोगों को तंबाकू की आदत हो जाती है, बुरी आदत है। तो तंबाकू से कैसे बचें, बुरी आदतों को कैसे दूर करें, एक तरीका बताता हूं मैं आपको। किसी को है तो आज अप्लाई करना, किसी को
तंबाकू खाने की लत लग गई है, बुरी आदत पड़ गई है, तो क्या करें, कुछ दिनों तक आप तंबाकू के स्थान पर तंबाकू के जैसे ही जो कोई पान मसाला था वो खाना शुरू कर दो। 20 दिन 25 दिन पान मसाला खाओ, तो क्या हुआ, तंबाकू से थोड़ा सा कम नुकसानदायक चीज आपने शुरू कर दी। 15-20 दिन बाद क्या होगा, आपकी कंडीशनिंग तंबाकू से पान मसाले पे आ जाएगी। अब पान मसाला आपको अच्छा लगने लगेगा। कुछ दिनों बाद क्या करो, सिंपल सुपारी शुरू कर दो। 20-25 दिन सिंपल सुपारी खाओ। अब क्या होगा कि पान मसाले से जो आपकी कंडीशनिंग किस पे आ गई, सुपारी पे आ गई, लेकिन सुपारी बहुत अच्छी नहीं है। 15-20 दिन बाद आप क्या करो, इलायची खाना शुरू कर दो। इलायची के बाद आप तुलसी खाना शुरू कर दो। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आगे चल के आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी आपको जो तंबाकू की लत थी वो परेशान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपने कंडीशनिंग को शिफ्ट कर लिया, बदल दिया और आगे चल के कंडीशनिंग को समाप्त कर दिया। कैसे, आदत को समाप्त कैसे किया, कंडीशनिंग के माध्यम से। बनी भी कैसे थी, कंडीशनिंग की तरह से बनी थी, कंडीशनिंग ही थी बनने के पीछे कारण। तो समाप्त करने का कारण भी क्या है, कंडीशनिंग ही है। कांटा चुभ जाता है, कांटे को निकालने के लिए कांटा ही काम करता है। सेम सी थ्योरी यहां पर लागू होती है। तो बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए उन आदतों को रिमूव करने वाली गतिविधियों को बार बार किया जाए तो बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। कौन काम करेगा, कंडीशनिंग थ्योरी काम करेगी। भय, क्रोध, घृणा आदि भावों को समायोजन में उपयोगी। अच्छा मुझे बताओ, भय, क्रोध, घृणा ये सकारात्मक संवेग है कि नकारात्मक संवेग है? आंसर होगा आपका नकारात्मक संवेग है। अच्छा, ये बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आप बोलेंगे नहीं बनने चाहिए। अच्छा, इनका बनना समायोजन में उपयोगी है या समायोजन को डिस्टर्ब करता है? आंसर होगा सर समायोजन को डिस्टर्ब करता है। हम नहीं चाहते कि भय बने, घृणा बने, क्रोध आए, नहीं चाहते ना। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि ये संवेग बनने से समायोजन जो है वो डिस्टर्ब होता है और हम कुसमायोजन की ओर जाते हैं। उससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और दुख और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, इनको दूर करने के लिए कंडीशनिंग वाली थ्योरी अपनानी पड़ेगी। यहां भी कंडीशनिंग के द्वारा ही हम इन बुरे संवेगों से बच सकते हैं। देखो कैसे, पहली बात तो याद रखो कि इनको हम हमारे शरीर से समाप्त कभी नहीं कर सकते। मरते दम तक भय संवेग हमारी बॉडी में रहेगा, हमारे मस्तिष्क में रहेगा, क्रोध भी रहेगा, घृणा भी रहेगी। कभी इनको समाप्त किया जाना संभव नहीं है। लेकिन इनका जो प्रकटीकरण है उस प्रकटीकरण को हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं कि ये प्रकट हो या ना हो, बने या ना बने। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है, मान लीजिए अंधेरे से भय है। जो ही अंधेरा होता है वो घर से बाहर नहीं निकलता तो डर लगने लगता है। आप क्या करो, उसको इवनिंग वॉक पे लेके जाओ। मान लीजिए अंधेरा होता है 5 बजे, ठीक, तो आप उसको इवनिंग वॉक पे लेके जाओ और वहां से वापस लेके आओ 4:30 पे, ठीक। पहले दिन लाए 4:30 पर, अगले दिन आप उसको 4:35 पर वापस लेके आओ, फिर 4:40 पर लेके आओ, फिर 4:50 पर लेके आओ, फिर 4:55 पे लेके आओ, फिर 5 बजे लेके आओ, फिर 5:05 पर लेकर आओ, फिर 5:10 पे लेके आओ। धीरे धीरे रोज केवल 5 मिनट बढ़ाओ, आप ज्यादा मत बढ़ाओ। अब ऐसा देखते 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 क्या हो जाएगा, 2 महीने बाद जिस व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता था, 5 बजे बाद वो घर से बाहर नहीं निकलता था, अब 8 बजे भी बड़े आराम से अंधेरे में इवनिंग वॉक कर रहा है, बाहर घूम रहा है, उसको डर नहीं लग रहा। क्यों हुआ ऐसा, कि आपने बार बार अंधेरे के साथ थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाया, उसको पता ही नहीं चला और कंडीशनिंग हो गई। और फिर बाद में पूछो अंधेरा कैसा, बोले यार कोई दिक्कत नहीं, जो दिन में था वही तो अंधेरे में है, कुछ तो बदला ही नहीं, फिर किस बात से डरना। तो इस प्रकार हम किसी भी चीज के भय को, क्रोध को, घृणा को कंडीशनिंग के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। सर आगे हैं भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी। जैसा मैंने पीछे वर्णमाला को समझाया था, पीछे आपको गणित के नियमों को बताया था, वही बात यहां भी लागू होती है। लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, व्याकरणीय नियम होते हैं, उनको भी सीखने के लिए, समझने के लिए कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। अब शब्दों के प्रयोग की मनाही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। बुरे शब्द बोलना, बोलचाल में बच्चा कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है जो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होते, गाली गलौज होते हैं, बुरे वर्ड्स होते हैं, बैड वर्ड्स होते हैं। इसके लिए मना करता है सिद्धांत। क्यों मना करता है, कि अगर बच्चा उन शब्दों को बोलता रहा व्यवहार में तो 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा और लगातार बोलते बोलते क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी। और अगर अनुबंधन हो गया तो आगे चल के, आगे के जीवन में उसको पता ही नहीं चलेगा और वो शब्द उसके व्यवहार में, उसकी बातों में निकलते ही रहेंगे
और उससे क्या होगा, उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा, लोग कहेंगे बेकार आदमी है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी बच्चे इस तरह के शब्द बोल रहे हों हमें उनको तुरंत मना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मना नहीं किया तो बच्चों के अनुबंधन हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी और आगे चल के उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए बुरे शब्दों के प्रयोग की मनाही की गई है। निम्न स्तरीय हेतु उपयोगी मतलब छोटे बच्चों के लिए उपयोगी। छोटे बच्चों को क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है, वो अनुकरण से सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखते हैं। शुरू में सीखने की ये चीजें होती हैं। तो जब वो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीख रहा है, अभ्यास से सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है, तो बार बार अभ्यास करवाया जाता है, बार बार अनुकरण करवाया जाता है, मूर्त वस्तुओं के साथ उसका रिलेशन बनवाया जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए कंडीशनिंग बहुत उपयोगी होती है। क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल। क्रिया की पुनरावृत्ति मतलब एक काम को बार बार करना, रिपीटिशन। क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी, तब जाके ही कंडीशनिंग होगी, वरना कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। रटने की प्रवृत्ति पर बल। रटने का मतलब एक ही चीज को बार बार याद करना, बार बार याद करना कहलाता है रटने की प्रवृत्ति पर बल। क्योंकि रटने की प्रवृत्ति बनाई जाएगी ही तब ही कंडीशनिंग होगी, वरना कंडीशनिंग नहीं होगी। ये भी देखो गड़बड़ है। आपको अगर पूछें क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल, तो प्रारंभिक शिक्षा में आजकल इसको अनुमति नहीं है। रटने की प्रवृत्ति पर बल, ये भी आजकल इसकी भी अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आपको इनके साथ रेफरेंस दे क्लासिकल कंडीशनिंग का, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहती है कि रटने की प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि उससे कंडीशनिंग बनती है। एक ही क्रिया को बार बार करवाना चाहिए क्योंकि उससे कंडीशनिंग बनती है। और लास्ट में है मोंटेसरी प्रणाली। मारिया मोंटेसरी जो एक मनोवैज्ञानिक थी, शिक्षिका थी, शिक्षा शास्त्री थी, उन्होंने सीखने की प्रक्रिया अपनाई थी, एक प्रणाली दी थी। उस प्रणाली में क्या होता है कि चीजों को बार बार करवाया जाता है, गतिविधियों को बार बार करवाया जाता है और गतिविधियों को बार बार करवा के कंडीशनिंग बनाई जाती है। इसलिए मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है सीखने सिखाने की, वो भी अनुकूलन के हिसाब से बनी हुई है। तो इस तरह की पद्धति कहीं भी कोई भी शिक्षक काम में लेता है तो वह उपयोगी हो गई कंडीशनिंग के साथ। तो कंडीशनिंग के कारण ही ये पद्धति भी काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो हमने जानी कंडीशनिंग के शैक्षिक उपयोग को लेकर। अब लास्ट में हम आते हैं वाटसन के प्रयोग को, जानते हैं कि वाटसन ने कैसे कंडीशनिंग के बारे में एक प्रयोग किया। वाटसन का 11 महीने का बेटा है जिसका नाम है अल्बर्ट। अल्बर्ट जो है उन वाटसन के यहाँ पर बाहर गार्डन है, वहाँ पर कुछ खरगोश हैं, कुछ चूहे हैं, छोटे छोटे एनिमल्स भी वहाँ पर हैं। अल्बर्ट उनको परेशान करता है, उनकी टांग खींचता है, पूंछ खींचता है, तंग करता है उनको। अब वाटसन ने देखा कि यार ये तो गलत बात है, अल्बर्ट को कुछ सिखाना चाहिए क्योंकि ये इनको तंग करना अच्छी बात नहीं है। अब मुझे बताओ अगर वाटसन की जगह आप होते तो क्या करते? 2 चांटे मारते अल्बर्ट के, अपने आप ठीक हो जाता। लेकिन वो मनोवैज्ञानिक है भाई, व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। वाटसन ने ऐसा नहीं किया। वाटसन ने दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं कि बच्चे को परेशानी भी ना हो, कष्ट भी ना हो और बच्चा ऐसा सीख जाए कि मुझे इनको तंग नहीं करना। तो वाटसन ने पावलोव के सिद्धांत को अपनाया। वाटसन ने क्या करा, जो खरगोश और चूहे जैसे जो चूहा था जो जहां पर पालते थे वैसा एक खिलौना लेकर आए सफेद बालों वाला और उसको रख दिया गार्डन में। बच्चे ने देखा, आहा मजा आ गया, शिकार, दौड़ के गया उसके पास और उसकी जूही पूंछ पकड़ी तो उसको टच करते ही उस छोटे खिलौने में जो सफेद रंग का था उसमें से डरावनी ध्वनि निकली। उस डरावनी ध्वनि को देख के अल्बर्ट रोने लगा और भाग के वापस चला गया। एक बार ऐसा हो गया, दूसरे दिन फिर से ऐसा ही हुआ। बाहर रखा हुआ खिलौना, अल्बर्ट ने देखा, वाह मजा आ गया, आज तो मैं टांग पकड़ूंगा इसकी। जाके टांग पकड़ी, तुरंत डरावनी ध्वनि निकली। ऐसा 2-3 बार करने के बाद अल्बर्ट को समझ में आ गया कि कोई भी सफेद रंग की बालों वाली चीज बहुत बुरी होती हैं, उसको छूने से डरावनी ध्वनि निकलती हैं और समस्या है, इससे दूर रहो, बच जाओ। अब इसने उनको तंग करना बंद कर दिया और वाटसन के जो जानवर हैं बड़े आराम से अब खेलने लग गए। अल्बर्ट ने उनको परेशान करना बंद कर दिया। इस तरीके से वाटसन ने सिद्ध कर दिया कि कंडीशनिंग के द्वारा किसी भी चीज को बनाया जा सकता है अधिगम में। तो दोस्तों वाटसन का यह प्रयोग है, यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए एक बार डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पहले क्या है, कंडीशनिंग से पहले इस रेबिट से इसको कोई डर नहीं है, लेकिन अब क्या करा, इस रेबिट के साथ यूसीएस दिया,
क्या दिया यूसीएस, एक जोर से ठक 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 की आवाज सुनाई दी। जो ही ठक ठक की आवाज सुनाई दी बच्चा रोने लगा। नेचुरल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चूहे से बच्चा नहीं डरता, लेकिन ठक ठक की आवाज से बच्चा डरता है। यहां तक कोई नई चीज नहीं है, कंडीशनिंग से पहले की चीज है। अब वाटसन ने क्या करा, इस नेचुरल चीज, नेचुरल स्टिमुलस के साथ में इसने सीएस दिया। इस सीएस जो पहले तो क्या था, यूसीएस था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, सीएस हो गया। दोनों को जब साथ में दिया तो नेचुरल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रोने वाला नेचुरल रिफ्लेक्शन हो गया। अब उसके बाद बच्चा रोया क्यों, बच्चा रोया इस ठक ठक की आवाज से, लेकिन इसके साथ किसका संबंध है, इसका संबंध है। तो बच्चे ने क्या जान लिया कि ये आवाज किससे जुड़ी है, इससे जुड़ी, इसलिए इससे दूर रहना है। अब आगे चल के ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, केवल यही दिया गया, तो भी बच्चा इसे रोने लगा, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई कि जब भी इस तरह की सफेद बालों वाली कोई चीज दिखाई देती है तो वो डरावनी ध्वनि निकालती है, मुझे उससे दूर रहना है। इस प्रकार पावलोव के सिद्धांत को वाटसन ने भी प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया, अर्थात वाटसन ने भी समर्थन किया कि अनुबंधन जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुबंधन के द्वारा चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को बाइंड अप किया। हमने यहां से काफी सारी चीजों को सीखा। व्यवहार में आपको कैसे अप्लाई करना है, एक चीज याद रखिए, आपको लगातार 5 घंटे पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, हर दिन रिवीजन करना है। ऐसी चीज आप अगर जबरदस्ती करते हैं, दबाव से करते हैं, तो वहां पर उसका जो परिणाम है वो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर इसके बजाय 5 घंटे पढ़ना आपके नेचर में आ जाए, उसमें आपको कष्ट नहीं हो, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना आपके नेचर में आ जाए, आपकी प्रकृति में, आपके स्वभाव में आ जाए, उससे आपको कष्ट नहीं हो, बार बार रिवीजन करना आपके स्वभाव में आ जाए, आपको कष्ट नहीं हो, तो इन 3 काम जो मैंने बताए, इनको करने के लिए आपके पास केवल एक ही तरीका है, और वो है पावलोव। आप कंडीशनिंग बना लो, लगातार 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 पढ़ो, 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, आगे चल के 5 घंटे पढ़ने की आप में कंडीशनिंग हो जाएगी, अनुबंधन हो जाएगा और आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। आपको 5 घंटे पढ़ने में कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। लगातार सुबह 4 बजे को लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो, 4 बजे उठ के, आगे चल के कंडीशनिंग हो जाएंगी। लगातार रिविजन करो, आगे चल के कंडीशनिंग हो जाएंगी, और आगे चल के 4 बजे उठ के पढ़ना, रोज 5 घंटे पढ़ना, डेली रिविजन करना, ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि कंडीशनिंग हो जाएंगी ना, इनसे आपको परेशानी होगी। और जिस दिन ये कंडीशन आ जाएगी आपके साथ, समझ लीजिए सफलता आपके पास आ चुकी है। अब सिर्फ वेट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट जारी करने का। तो दैट इज अल्टीमेट, अचूक बेनिफिट, अचूक फायदा, या अल्टीमेटली सार जो इस सिद्धांत का है मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा पावलोव का कंडीशनिंग थ्योरी। मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ, तब तक के लिए आप अप्लाई करो कंडीशनिंग अपने आप पर।